ने पलटकर जवाब दिया कि वो किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, उन्होंने बस डुआन वू को वाइन में पिल्स मिलाते हुए देखा था, जो साफ तौर पर बुरे इरादों के साथ किया गया था। उसने ब्रदर निंग की बात को चैलेंज किया और सुझाव दिया कि अगर किसी को डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है तो वो डुआन वू है। उसने चेतावनी दी कि अगर डुआन वू अलायंस को रिप्रेजेंट करता है तो वो जहां भी जाएगा बस उसकी रेपुटेशन खराब करेगा। देखने वाले बड़बड़ाने लगे कि ये जवान लड़का पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है और ऐसा नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि डुआन वू जैसा इंसान ऐसी हरकत करेगा। डुआन वू वापस चिल्लाया और सबसे कहा कि लू रेंग की बातों पर भरोसा मत करो। उसने उन्हें याद दिलाया कि वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से आता है और अलायंस के अंदर उसकी एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है। उसने पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो अपने प्रेस्टीजियस बैकग्राउंड के बावजूद इतनी घटिया हरकत करेगा। उसने दावा किया कि लू रेंग बस उसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। लू रेंग ने साफ तौर पर जवाब दिया कि डुआन वू ने कुछ शर्मनाक किया है और उसमें इसे मानने की भी हिम्मत नहीं है। उसने ऐलान किया कि वो अपनी जिंदगी में कई घटिया लोगों से मिला है, पर डुआन वू उन सब में सबसे बुरा था। डुआन वू ने दावा किया कि ये एरिया अलायंस के कंट्रोल में है और आउटसाइडर्स को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। उसने सवाल उठाया कि 2 गांव वाले बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए। गार्ड्स की तरफ मुड़कर उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि लू रेंग और उसके साथी को बाहर फेंक दो और जोर देकर कहा कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करते। लू रेंग ने पलटकर कहा कि डुआन वू जैसे लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। उसने डुआन वू को धरती पर बोझ बताया और कहा कि जितनी जल्दी दुनिया को उससे छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा है। तभी निंग आगे आया और गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि उन 2 गांव वालों को बाहर निकालो। लू रेंग ने चेतावनी दी कि उन्हें उनके मास्टर ने यहाँ भेजा है और अगर उन्हें ज्वाइन करने की परमिशन नहीं दी गई तो वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसने उन्हें चेताया कि उन्हें मजबूर करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ब्रदर निंग हैरान रह गया और पूछा कि क्या लू रेंग पूरी अलायंस के सामने उसे धमका रहा है। उसने कहा कि वो मेहरबानी करके उन्हें जाने दे रहा है, अगर कोई और इंचार्ज होता तो उन्हें बख्शा नहीं जाता। लू रेंग ने जवाब दिया कि अगर उसकी मौजूदगी क्वालिफाइड नहीं है तो निंग भी नहीं है। निंग ने घमंड से कहा कि अगर लू रेंग जानता कि वो कौन है तो वो ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करता। अलायंस के मेंबर्स चौंक गए और सोचने लगे कि क्या ये गांव वाला सच में नहीं जानता कि निंग कौन है। जैसे ही निंग ने घमंड से बोलना जारी रखा, लू रेंग अचानक आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। लू रेंग चिल्लाया कि उसने बहुत बकवास सुन ली। उसने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा बर्ताव जारी रखा तो वो थप्पड़ बस शुरुआत होगी, जल्द ही वो सब जमीन पर घायल पड़े होंगे। भीड़ संत रह गए। वो आपस में फुसफुसाने लगे कि ब्रदर निंग उनकी पूरी अलायंस का सबसे टैलेंटेड मेंबर है। अफवाह थी कि निंग ने कल्टीवेशन में पहले ही मॉडल लेवल को पार कर लिया है और उसकी उम्र का कोई भी उससे कंपेयर नहीं कर सकता। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लू रेंग ने इतनी पावरफुल फिगर को थप्पड़ मारा है। भले ही एक स्नीक अटैक था, पर वो डर रहे थे कि आगे क्या होगा। आखिरकार निंग अलायंस चीफ का पोता था। अगर चीफ यहाँ होते तो लू रेंग अब तक खड़ा नहीं होता। एक एल्डर वहां आया जो शायद निंग को प्रोटेक्ट करने आया था। उसने लू रेंग से कहा कि ये साफ है कि वो जवान नहीं है, इतनी इनक्रेडिबल पावर के साथ वो बचा नहीं हो सकता। एल्डर ने उसे याद दिलाया कि ये कंपटीशन यंग कल्टीवेटर्स के लिए है और उसके जैसे सीनियर के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना इनअप्रोप्रिएट है। भीड़ शॉक में हाफने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो जवान दिखने वाला लड़का जो मुश्किल से 20 साल का लग रहा था असल में एक पावरफुल ओल्ड कल्टीवेटर है। अब उन्हें उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ की वजह समझ आई और ये भी कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निंग को मारने की हिम्मत कैसे की। इसी बीच लू रेंग कैफल था। उसने मन ही मन सोचा कि ये बुढ़ा क्या बकवास कर रहा है। वो अभी भी खुद को जवान मानता था। सिर्फ इसलिए कि वो पावरफुल है इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़ा है। जोर से उसने शांति से जवाब दिया कि अगर वो उसे सीनियर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो ठीक है, पर उसे कुछ कहना है। उसने अलायंस मेंबर्स की आलोचना की कि उनमें मैनर्स की कमी है। उसने उनसे कहा कि वो अपने एल्डर्स से इज्जत से बात करना सीखे, वरना ऐसे डिसग्रेसफुल बिहेवियर के साथ वो जहां भी जाएंगे पीटे जाएंगे। अंदर ही अंदर लू रेंग ने प्लान बनाया कि वो दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए सीनियर होने का नाटक जारी रखेगा और थोड़ा मजा लेगा। उसी पल एल्डर ने उसे फिर चेतावनी दी। उसने कहा कि ये जगह 4 मेजर अलायंसेस के कंट्रोल में है और अगर लू रेंग ने उनके बच्चों को बुली करना जारी रखा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लू रेंग ने कड़ाई से एल्डर से कहा कि बकवास बंद करो, ये ग्रेवयार्ड तुम्हारे बाप का नहीं है। देखो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो हमसे लड़ो अगर तुम हमें बाहर निकालना चाहते हो, या फिर अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने फिर से कुछ कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एल्डर ने साफ तौर पर चिढ़ते हुए सार्कास्टिकली जवाब दिया कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है फिर हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। आसपास के डिसाइपल्स सन्न रह गए। वो आपस में फुसफुसाने लगे और शॉक थे कि उनका एल्डर पीछे हट गया। ये क्या हुआ? क्या हमारे एल्डर सच में पीछे हट गए? ये आदमी आखिर है कौन? इसकी सिर्फ मौजूदगी ही हमारे एल्डर को हिलाने के लिए काफी थी। लू रेंग फिर डुआन वू की तरफ मुड़ा और ठंडेपन से बोला, बच्चे क्या मुझे तुम्हें छूने की भी जहमत उठानी चाहिए? मुझे लगता है कि तुम पर उंगली रखकर मैं बस अपने हाथ गंदे करूंगा। डुआन वू ने अपना स्टेटस जताते हुए चेतावनी दी कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं डुआन फैमिली से हूँ जो सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है। अगर तुमने मुझ पर उंगली उठाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, लू रेंग आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। लू रेंग ने शांति से उसे कहा कि जाओ अपने एल्डर्स को बताओ कि मैंने तुम्हें हाथ लगाया था और उन्हें बता देना कि मैं पूरी डुआन फैमिली का बाप हूँ। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्ट्रगल करते हुए डुआन हू गुर्राया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। डुआन फैमिली से कभी नहीं बोलेगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम अपना बदला लेंगे। जाओ ने साइड से ऑब्जर्व करते हुए हैरानी से कमेंट किया कि तुम दोनों बहुत यंग लगते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम सीनियर्स हो। लू रेंग ने पोलाइटली जवाब दिया कि गलत फहमी मत पालो जिया याओ, ये लोग बस बकवास कर रहे हैं। मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? यूकिन सहमत हुआ और बोला कि वो बस अपना मुंह चला रहे हैं क्योंकि वो कमजोर हैं। तुम्हें उनकी बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। तभी मैदान में एक अनाउंसमेंट गूंजी। सीनियर हुआंग आ चुके थे। जैसे ही सीनियर हुआंग पास आए उन्होंने कमेंट किया कि लगता है सब लोग आखिरकार यहाँ हैं। एल्डर्स में से एक आगे बढ़ा और बोला कि हाँ सीनियर सब मौजूद हैं, पर मुझे 2 इंडिविजुअल्स के बारे में रिपोर्ट करना है जो सीरियस डिस्ट्रप्शंस पैदा कर रहे हैं। वो मुझे यंग टैलेंट्स नहीं लगते। उसने लू रेंग की तरफ इशारा किया
और आगे कहा कि ये लड़का 20 साल का यंग कल्टिवेटर होने का नाटक करता है, पर मुझे यकीन है कि ये असल में इमॉर्टल लेवल पर है। इतनी कम उम्र में किसी के लिए उस लेवल तक पहुंचना नामुमकिन है। ये साफ तौर पर भेष बदल कर आया कोई एंशिएंट मॉन्स्टर है। एल्डर ने आगे ल्यू रिंग पर, डुआन वू और निंग पर हमला करने और उनकी फैमिलीज की बेइज्जती करने का आरोप लगाया और कहा कि इसने उन्हें घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर किया। सीनियर हुआंग ने शांति से पूछा कि तुम्हारे यहाँ होने की क्या वजह है? सब जानते हैं कि इमॉर्टल लेवल तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। अगर तुमने सच में इसे हासिल कर लिया है तो तुम कम से कम 100 साल के होगे, तो तुम यंगर जनरेशन को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस जगह को छोड़ दो। जवानों को बुली करना तुम्हारे कद के इंसान को शोभा नहीं देता। खून की उल्टी करते हुए ल्यू रिंग चुपचाप गुस्से में उबल रहा था। मैं सिर्फ 21 साल का हूँ और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और ये लोग मुझे दादाजी बुला रहे हैं। अगर ये स्लैंडर ऐसे ही चलता रहा तो कसम से मुझे कभी बीवी नहीं मिलेगी। मैं अपनी रेपुटेशन खराब करने के लिए इन्हें छोड़ूंगा नहीं। देखने वाले बड़बड़ाने लगे कि ये आदमी एक बेशर्म कल्टिवेटर है, ये पहले से ही इमॉर्टल है और फिर भी हमें बिना वजह परेशान कर रहा है। एल्डर की ने बीच में आकर कहा कि अब जब एल्डर हुआंग यहाँ है तो क्या तुम्हें किसी का डर नहीं है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, या तो तुरंत चले जाओ या एल्डर हुआंग के कहर का सामना करो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितने डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़े, एल्डर हुआंग ने अपनी आवाज ऊंची की। एल्डर की, शांत हो जाओ। लगता है तुम भूल गए हो कि हमारी अलायंस फालतू के झगड़ों को सपोर्ट नहीं करती। हमारा मानना है कि शांति से सबका फायदा होता है। एल्डर की ने विरोध किया कि पर इसने हमारे डिसाइपल्स पर हमला किया और सबसे पहले रूल्स तोड़े। एल्डर हुआंग ने सोच समझकर जवाब दिया कि हमें उसकी ट्रू पावर के बारे में कुछ नहीं पता। अगर वो अपनी उम्र छिपाने में इतना स्किल्ड है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो अपनी स्ट्रेंथ भी छिपा रहा होगा? इस बात पर सबकी सेफ्टी को रिस्क में क्यों डालना? एल्डर की ने पलटकर पूछा कि तो क्या हम बस उसे टॉलरेट करने वाले हैं? एल्डर हुआंग ने बीच में एक आइडिया दिया कि मेरे पास एक बेटर सोल्यूशन है। ये लड़का दावा करता है कि ये जवान है ना? तो चलो इसे साबित करने का एक मौका देते हैं। उन्होंने बोन चेयर की तरफ इशारा किया और कहा कि सबको पता है कि बोन चेयर पर बैठते ही इंसान की ट्रू एज का पता चल जाता है। अगर वो सच में जवान है तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीनियर लू रेंग को बोन चेयर पर बैठने दो और खुद को साबित करने दो। भीड़ में सब हैरान रह गए। किसी ने धीरे से कहा कि वो चेयर बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर किसी की उम्र 80 से ज्यादा हुई तो उस पर बैठते ही वो तुरंत मर जाएगा। एल्डर हुआंग का मेथड ब्रिलियंट है। ये फ्रॉड एक्सपोज हो जाएगा और मारा जाएगा। एल्डर हुआंग ने आगे कहा कि सीनियर, अगर आप उस चेयर पर बैठते हैं और जिंदा बच जाते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप एक यंग टैलेंट है। हम आपको जज करने में अपनी गलती मान लेंगे। लू रेंग ने चेयर को देखा और सोचा कि ये तो काफी ऑर्डिनरी लग रही है, बस इस पर बैठने से क्या ही गलत हो सकता है। वो कॉन्फिडेंटली चलकर गया और बोन चेयर पर बैठ गया। आसपास देखकर उसने कहा कि अच्छा अब क्या? सब लोग नर्वसली देख रहे थे और उन्हें यकीन था कि वो नहीं बचेगा। ये मरने वाला है, कोई चांस नहीं है कि ये जिंदा बच जाए। लेकिन 10 मिनट बीत गए और कुछ नहीं हुआ। सब कुछ अजीब तरीके से शांत रहा। लू रेंग ने कैजुअली कहा कि उसे काफी नींद आ रही है। उसने सवाल उठाया कि उसे उस चेयर पर बैठाकर बाकियों को क्या ही मिला। उसी पल एल्डर की ने हैरानी से कमेंट किया कि वो लड़का सच में जवान लगता है, मुश्किल से 20 या 21 साल का, और वो अपनी उम्र के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। सीन शिफ्ट होता है। आसपास के सब लोग पूरी तरह शॉक में रह गए। वो बड़बड़ाए कि सिर्फ 20 साल में एक इमॉर्टल, हमने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। अब जाकर उन्हें समझ आने लगा कि अलायंस में कोई भी लू रैंग को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा था। सच को झुटलाया नहीं जा सकता था। इस लड़के ने वो हासिल कर लिया था जो चारों अलायंसेस मिलकर भी नहीं कर सकती थी। वो उस तरह का वंस इन अ मिलेनियम टैलेंट था जो दुनिया शायद ही कभी देख पाती थी। यहाँ तक कि एल्डर हुआंग ने भी चुपचाप मन ही मन माना कि उन्हें भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ये लड़का सच में एक रिमार्केबल जीनियस था। अगर उस जैसा कोई पहले उनके अलायंस का हिस्सा होता तो चीजें बहुत बेहतर होती। लू रैंग को देखते हुए वो हीरो भी डिसबिलीफ में जम गया। उसने मन ही मन सोचा कि सिर्फ 20 साल की उम्र में इमॉर्टल बनना, मैं भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ। क्या ये मेरा फ्यूचर राइवल हो सकता है? उसने सवाल उठाया कि क्या ऐसी ताकत सच में किसी नॉर्मल इंसान की हो सकती है? फिर वो लेडी यॉन्ग की तरफ मुड़ा और बोला कि आपने एक बार मुझे ट्रू हीरो कहा था, तो मेरे या किसी और के पास वैसी ताकत क्यों नहीं है? मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आज उसे हराना है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। लेडी यॉन्ग मुस्कुराई और उसे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे पास ऐसे मौके आएंगे जो तुम्हें कहीं ज्यादा पावरफुल बना देंगे। उसे भूल जाओ, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग तुम्हारे रास्ते में नहीं टिक पाएंगे। उन्हें अभी शो ऑफ करने दो, जब तुम्हारा वक्त आएगा तो कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। सीन शिफ्ट होता है। इसी बीच जिया लू रैंग को देखकर मुस्कुराई और बोली कि तुम सच में इनक्रेडिबल हो कि सिर्फ 20 साल की उम्र में तुम्हारे पास इतनी इमेंस पावर है। ये अमेजिंग है। लू रैंग ने हम्बली जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ और यही वजह है कि मैं अपनी पावर्स रिवील नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास के लोग डरे या अलग बर्ताव करें। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे नॉर्मली ट्रीट किया जाए। सच कहूँ तो मेरी पावर कुछ भी नहीं है। मैं अपने गाँव में सबसे कमजोर हूँ। उसने आगे समझाया कि उसके सीनियर जो उससे बस 1 या 2 साल बड़े हैं, उन्होंने पहले ही हेवनली इमॉर्टल लेवल को पार कर लिया है। एक बार फिर आसपास के सब लोग सन्न रह गए। वो धीरे से फुसफुसाए कि अगर इतना ताकतवर इंसान अपने गांव में सबसे कमजोर है तो बाकी लोग कितने ताकतवर होंगे। उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था सिर्फ इसलिए कि वो एक गांव से आया था। अब ये साफ था कि उसका गांव उनकी पूरी अलायंस से कहीं ज्यादा ताकतवर था। लू रिंग ने मन ही मन सोचा कि तुम सब मुझे इतने समय से कम आंक रहे थे, अब देखो कि मैं असल में कौन हूँ। और मजेदार बात यह है कि मैंने अभी तक जो मैं कर सकता हूँ उसका 10% भी नहीं दिखाया है। वो मन ही मन मुस्कुराया, ये जानते हुए कि अकेले उसके मास्टर के पास पूरी दुनिया बदलने की ताकत थी। एल्डर हुआंग ने ह्यूमिलिएटेड महसूस करते हुए कड़वाहट से सोचा कि इस लड़के ने अभी सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया और मैं कुछ कह भी नहीं सकता। इसने इतनी कम उम्र में चमत्कार कर दिखाया है और कोई भी बिना किसी खास गाइडेंस के ऐसा
नहीं कर सकता था। शायद इसका गांव सच में कुछ बेहतरीन लोगों का घर है। लू रिंग ने फिर सबको सीधे एड्रेस किया कि तुम सब ने अभी मेरी ताकतों की हद देखी। मैं जानता हूँ कि तुम सोच रहे हो कि कोई ऐसी ताकत कैसे हासिल कर सकता है। तो देवियों और सज्जनों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके जवाब तय करेंगे कि आगे क्या होगा। वो एक औरत की तरफ मुड़ा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला कि वैसे मिस, आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप चाहें तो हमारे घर आकर खाना बना सकती हैं। हमारे लिए कुक का काम करना आप जैसी किसी के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि आप उसके जरिए क्या हासिल कर सकती हैं। चिढ़कर उस लड़की ने पलटकर जवाब दिया कि तुम मुझे समझते क्या हो? तुम अपनी ताकतें अपने पास रख सकते हो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाली। लू रिंग ने निराशा के साथ जवाब दिया कि मैंने तुम्हें इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी और तुमने उसे ऐसे ही ठुकरा दिया। तुम में से कोई भी मेरे मास्टर का डिसाइपल बनने के लायक नहीं है, पर अभी भी कई काम है जो तुम कर सकते थे। उसने बिना मजाक उड़ाए कहा कि हमारे घर पर बहुत सारी गायें और सुअर हैं, तुम उनकी देखभाल कर सकते थे। मुझे घास काटने में परेशानी होती है, तुम वहाँ भी मदद कर सकते थे। तुम में से कुछ लोग कुएं से पानी भी खींच सकते थे। मैं तुम सबको बेहतरीन मौके दे रहा था, पर तुमने इसे मजदूरी समझ लिया। उसने एक मुस्कान के साथ बात खत्म की कि तुमने अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गवा दिया। एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम सोचोगे कि तुमने हमारे साथ गाय और सुअरों को खाना क्यों नहीं खिलाया, तुम उनके साथ कीचड़ में क्यों नहीं लौटे, या हमारे कुएं से एक गिलास पानी भी क्यों नहीं पिया। तुम्हें इन सब का पछतावा होगा। अलायंस के मेंबर्स ने हताशा में बोला कि तुम हद पार कर रहे हो। हाँ, हम मानते हैं कि तुम ताकतवर हो, पर ये तुम्हें हमारी बेइज्जती करने का हक नहीं देता। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, तुम बस हमसे ज्यादा ताकतवर हो और इसने तुम्हें घमंडी बना दिया है। अगर हमारे ताकतवर एल्डर्स यहाँ होते तो तुम ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करते। खुद को खुशकिस्मत समझो कि उनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। उसी पल एल्डर हुआंग ने दखल दी और शांति से कहा कि सब लोग प्लीज शांत हो जाओ। हम सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। तो चलो जो काम सामने है उस पर ध्यान देते हैं। तब लू रिंग हैरान दिखा और बोला कि फॉर्मेशन को तोड़ना है? मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ ये करने आए हैं। चिंग वान ने जवाब दिया कि रुको, तुम्हें सच में नहीं पता था? ध्यान से सुनो, यहाँ 9 बेहद मुश्किल चेस फॉर्मेशंस हैं। उन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल है। जिन भी बूढ़े मास्टर्स ने बोन चेयर पर बैठने की कोशिश की, वो तेजी से बूढ़े होने लगे और जल्दी ही मर गए। इसलिए इन चेस पजल्स को सुलझाने के लिए यहाँ सिर्फ नौजवानों को बुलाया गया है। अगर हम उन्हें तोड़ देते हैं तो फॉर्मेशन अपने आप ढह जाएगा। अचानक जंगल की गहराइयों से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। मैदान को देखते हुए लूजिंग ने मन ही मन सोचा कि जैसा मुझे शक था, ये खेल मेरे द्वारा पहले सामना किए गए किसी भी खेल से पूरी तरह अलग है। मैं चाहे जितनी भी स्ट्रैटेजीज बना लो, खेल मुश्किल होता जा रहा है। ये एक रेगुलर चेस मैच जैसा भी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे 2 ताकतवर सेनाएं युद्ध में हैं और सिर्फ विजेता ही जिंदा रहता है, हारने वाला मर जाता है। मैंने कभी इतना इंटेंस खेल नहीं खेला और सच कहूं तो मुझे डर है कि ये शायद मेरा आखिरी खेल हो। इसी बीच लूजिंग की अलायंस के मेंबर्स चिंता से देख रहे थे। उनमें से एक फुसफुसाया कि वो लूजिंग है, हमारा सबसे बेस्ट चेस प्लेयर। उसने एक बार एक ताकतवर मास्टर को हराया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। उनके बीच मौजूद एक लड़की ने जोड़ा कि ये चेस गेम्स नॉर्मल नहीं है। हर बोर्ड हजारों फॉर्मेशन से भरा है, तुम हर एक को तोड़कर ही आगे बढ़ सकते हो। कोई चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उन्हें सुलझाना बेहद मुश्किल है। तभी कोई चिल्लाया कि देखो, लूजिंग ने अपनी पहली चाल चल दी है। जैसे ही लूजिंग ने अपना मोहरा आगे बढ़ाया, उसके सामने मौजूद स्पिरिट ने तुरंत अपनी चाल से जवाब दिया। मैच को खुलते हुए देखकर लूरिंग ने सोचा कि मुझे मानना पड़ेगा कि दोनों ही बेहद हाईली स्किल हैं। उन्होंने मजबूत शुरुआत की है, लेकिन जैसे जैसे और चालें चली गईं, बाजी तेजी से लूजिंग के खिलाफ हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। हार का डर साफ तौर पर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अलायंस मेंबर्स बेचैन हो गए। ये खेल इतना टफ है कि लूजिंग, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई मैच नहीं हारा, वो भी बस कुछ चालों में स्ट्रगलिंग कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो इसे जीत पाएगा? फिर एक गहरी सांस लेकर लूजिंग ने अपनी आखिरी चाल चली और सक्सेसफुली पहले चेस गेम को तोड़ दिया। सब लोग जश्न मनाने लगे। तुम कमाल हो लूजिंग, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने पहले चेस बोर्ड को तोड़ा है। भीड़ में दूसरों ने भी इसी भावना को दोहराया। हमने सुना था कि लूजिंग कभी नहीं हारा, यहाँ तक कि जब उसने बेहद ताकतवर अपोनेंट्स का सामना किया, वो कभी पीछे नहीं हटा। तो वो कुछ फॉर्मेशन से कैसे हार सकता था? एक और व्यक्ति ने जोड़ा कि सिर्फ डुआन अलायंस ही नहीं, लिंग अलायंस ने भी अपना गेम तोड़ दिया है। फेरी सेक्ट की मुचेंजी को देखो, उसने अपना बोर्ड आसानी से साफ कर दिया। तभी किसी ने कुछ अजीब नोटिस किया। एक सेकंड रुको, वो एक ताकतवर आर्टिफैक्ट इस्तेमाल कर रही है। वो चेस बोर्ड जो वो इस्तेमाल कर रही है, वो सभी फेरी सेक्ट लीडर्स द्वारा बनाया गया लेजेंडरी बोर्ड है। उन्हें चेस इतनी पसंद है कि उन्होंने एक अल्टीमेट बोर्ड बनाने के लिए अपनी ताकतें मिला दी। ये चेस बोर्ड आसानी से हेवंस के नीचे के फॉर्मेशंस को तोड़ सकता है, इसलिए मुचेंजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। डीलिंग अलायंस के मेंबर्स ने उसकी तारीफ की। मुचेंजी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अगर तुम इसी गति से चलती रही तो तुम कुछ ही समय में सारे गेम साफ कर दोगी। मुचेंजी ने चुपचाप सोचते हुए खुद से कहा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। मेरे एंसेस्टर्स के गाइडेंस की वजह से मैंने इसे
उम्मीद से कहीं तेजी से सुलझा लिया। मैं शायद लूजिंग जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने उससे पहले पहला गेम जीत लिया। अगर मैं बाकी पजल्स में भी यही स्पीड बनाए रखती हूँ तो ये बेहतरीन होने वाला है। जब ये सब हो रहा था, अलायंस के बाकी मेंबर्स चुपचाप देख रहे थे। तभी निंग फ्रस्ट्रेशन के साथ आगे आया और पूछा कि क्या हम बस यहाँ खड़े रहने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे? क्या हम बस बेकार बैठकर दूसरों को देखेंगे? एल्डर्स ने गंभीरता से जवाब दिया कि अभी हमारे पास हमारी साइड को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम बस पीछे रहकर दूसरों को देख सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। तभी निंग ने ऐलान किया कि वो बस ऐसे बैठकर कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो यहाँ है, वो अपनी टीम को पीछे नहीं रहने देगा। ये कहते हुए निंग ने अपनी साइड से एक चमकता हुआ ऑर्ब निकाला। निंग मिस्टर लिन की तरफ मुड़ा और कहा कि उसे उन पर बहुत भरोसा है। वो सिर्फ मिस्टर लिन की एबिलिटीज पर निर्भर होकर फॉर्मेशन में एंटर करने वाला है और उसने उनकी मदद मांगी। मिस्टर लिन ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, मैं एक वजह से मदद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा सपना दुनिया के हर चेस गेम को तोड़ना है और अगर वो इन 9 गेम्स को सुलझा सकें तो उनका मानना था कि दुनिया में ऐसी कोई पजल नहीं होगी जिसे वो सुलझा नहीं पाएंगे। मिस्टर लिन ने खुद को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोड्यूस किया कि वो दुनिया के सबसे महान चेस मास्टर हैं और आज वो निंग की सभी 9 गेम्स को तोड़ने में मदद करेंगे। उन्होंने निंग से कहा कि वो साथ मिलकर इतिहास बनाने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने निंग की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया ताकि वो उसकी मदद कर सके। इसी बीच दूसरी अलायंसेस के मेंबर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया और दावा किया कि D4 अलायंस बेईमानी कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि बाकी लोग अपने खुद के स्किल्स इस्तेमाल करके फॉर्मेशन तोड़ रहे हैं और D4 अलायंस ने अपने एक प्लेयर के अंदर दूसरे मास्टर की सोल डाल दी है, जिससे उन्हें एक गलत फायदा मिल रहा है। निंग ने मन ही मन सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज नहीं हारेगा। दूसरी तरफ लूजिंग स्ट्रगल कर रहा था, पर उसने किसी तरह दूसरा गेम तोड़ दिया था। मिस मू ने भी अपना तीसरा गेम पूरा कर लिया था, पर इस प्रोसेस में उनका चेस बोर्ड टूट गया। अब तक वो इफेक्टिवली तरीके से खेलने के लिए अपने बोर्ड के खास प्रॉपर्टीज पर निर्भर थी। उसके नष्ट होने से उनकी सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। निंग ने जल्दी ही अपना पहला गेम तोड़ दिया और तुरंत उसी गति के साथ दूसरे गेम पर बढ़ गया। एक अलायंस मेंबर ने कमेंट किया कि भले ही मिस्टर लिन निंग की मदद कर रहे हैं, पर उसे अभी भी लगता है कि निंग को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खासतौर पर आखिरी गेम, जिससे उसे लगा कि निंग बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। लू रेंग ने मजाक उड़ाया और निंग को बेवकूफ कहा। उसने दावा किया कि मास्टर लिन निंग की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसे धोखा दे रहे हैं। लिन शी दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर थे। अगर वो सच में मदद कर रहे होते तो निंग ने अब तक दूसरा गेम तोड़ दिया होता। मास्टर लिन उसकी मदद नहीं कर रहे थे और फिर भी निंग उन पर अंधा भरोसा कर रहा था। चिढ़कर निंग ने पलटकर जवाब दिया और उससे कहा कि अपना मुंह बंद रखो। उसने कहा कि वो जानता है कि उनकी D4 अलायंस को बहुत से लोग पसंद नहीं करते और वो समझता है कि दूसरों के पास इसकी वजह है, पर ये उन्हें मास्टर लिन की बेइज्जती करने का हक नहीं देता, जिन्होंने उनका सपोर्ट करने का फैसला किया है। तभी अचानक लिन जे ने निंग से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। नतीजे के तौर पर निंग गेम तोड़ने में फेल हो गया। हैरान होकर उसने पूछा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मास्टर लिन उसे बीच रास्ते में क्यों छोड़ देंगे। लू रेंग मिस किंग की तरफ मुड़ा और कहा कि अब जाने का वक्त हो गया है। उसने माना कि कोई भी पार्टिसिपेंट सभी 9 गेम्स तोड़ने के काबिल नहीं लग रहा। उसने बेवकूफ निंग की मदद करने की कोशिश की थी, पर निंग को एक भी बात समझ नहीं आई। जो अभी उसके साथ हुआ वो जल्द ही बाकी सबके साथ होगा। इसी बीच लूजिंग ने सक्सेसफुली अपना तीसरा गेम तोड़ दिया। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी बॉडी तेजी से बूढ़ी हो गई। जो कभी जवान था, अब वो काफी बूढ़ा लग रहा था। खतरे को महसूस करते हुए उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसने बचे हुए 6 गेम्स जल्दी पूरे नहीं किए तो वो बुढ़ापे से मर जाएगा। उसे देखते हुए लू रेंग ने कमेंट किया कि लूजिंग अब अपने खुद के दादाजी जैसा दिख रहा है। वो अकेला था जो स्ट्रेटेजिकली तरीके से खेल रहा था, पर वो भी शायद सारे गेम्स क्लियर नहीं कर पाएगा। लू रेंग ने कंक्लूडेड निकाला कि लूजिंग की हालत बहुत खराब है और दूसरे प्लेयर्स को देखने के लिए जाने का फैसला किया, ये कहते हुए कि यहाँ कोई भी कुछ भी इंप्रेस नहीं कर पाएगा। उसी पर एक नया प्रतियोगी आगे आया और खेलने लगा। भीड़ सन रह गई और सोचने लगी कि ये कौन है और उन्होंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। बिना किसी से पूछे वो बस अंदर आया और खेलने लगा, जिससे सबको शक हुआ कि वो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि हुआंग टियान का रहने वाला है, जिससे आसपास के माहौल के साथ उसकी जान पहचान का पता चलता था। उस मिस्टीरियस प्लेयर ने मन ही मन सोचा कि सब सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, जल्द ही पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं इस दुनिया का हीरो हूँ। फिर उसने लेडी यांग को पुकारा और उनसे उसकी असिस्ट करने को कहा। वो दूसरा गेम तोड़ने के बारे में कॉन्फिडेंट था। उनकी मदद ने पहले वाले को आसान बना दिया था। लेडी यांग ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ, पर यह गेम सुलझाना बेहद मुश्किल है। उनकी असिस्टेंस से जाओ वू ने न सिर्फ एक बल्कि लगातार 3 गेम्स तोड़ दिए। जाओ वू ने गर्व के साथ सोचा कि आज के बाद ये लोग मुझे हीरो के रूप में देखना शुरू कर देंगे। वो आखिरकार पहचानेंगे कि मैं कितना अमेजिंग हूँ और एक बार जब मैं हीरो बन जाऊंगा तो कसम से मैं कम 100 अकेले रखूंगा। एल्डर हुआंग ने गौर किया और रिमार्क किया कि इस लड़के ने पहले ही 3 गेम्स जीते हैं और वो भी बेहतरीन रफ्तार से। दूसरों के उलट उसके पास कोई खास आर्टिफैक्ट्स नहीं है। वो पूरी तरह अपनी इंटेलिजेंस पर निर्भर है। सच कहूं तो जब चेस की बात आती है तो वो शायद लूजिंग जूनियर से भी बेहतर हो सकता है। तुम्हारे हुलिये से लगता है कि तुम हुआंग किहान स्टेट से हो। मैं जानता हूं कि वहां के लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल है। मेरा नाम हुआंग जाओवर है, जाओवर फैमिली से। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहूंगा, हमारी फैमिली ज्वाइन कर लो। हमारे पास कई ताकतवर इमॉर्टल्स हैं और तुम्हारे टैलेंट और हमारे रिसोर्सेज के साथ तुम महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तुम्हें जो भी चाहिए हम वो प्रोवाइड करा सकते हैं। जाओ वू ने लापरवाही से जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी फैमिली ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले मुझे कुछ लड़कियां चाहिए। फिर भीड़ की तरफ इशारा करते हुए उसने 3 लड़कियों को आगे आने का इशारा किया। लू रेंग जो साफ तौर पर हैरान था बड़बड़ाया कि
ये आदमी सच में अजीब है। इसने अभी 3 गेम्स जीते और चौथे वाले पर ध्यान देने के बजाय ये रखेले चुनने में बिजी है। मैंने इसके जैसा कोई नहीं देखा। दूसरी तरफ किंग वैन ने कमेंट की कि मिस्टर शाओ काफी युवा हैं और दिलचस्प बात यह है कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद वो किसी सेक्ट से नहीं जुड़े हैं, इसीलिए सभी सेक्ट्स उसे भर्ती करने के बदले में उसे चाहते होंगे। वो उसे कुछ भी देने को तैयार होंगे, चाहे वो रिसोर्सेज हो या यहाँ तक कि औरतें। अगर उसे लड़कियां चाहिए तो उसे बहुत सारी मिलेंगी। शाओ मुस्कुराया और लू रैंग से बोला कि तुम्हें मुझसे जलने की जरूरत नहीं है और चलो साफ करते हैं, तुम कभी मेरे लेवल पर नहीं होगे। मैं एक मौका दे रहा हूँ, कोई भी लड़की जो मेरे पास आना चाहती है वो अभी आ सकती है। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। सब जानते हैं कि मेरे करीब होने से उन्हें किस तरह के फायदे मिलेंगे, तो समय बर्बाद मत करो, आगे आओ। सीधे किंग वैन और शाओ याओ को देखते हुए शाओ ने कहा कि तुम दोनों बस वहां क्यों खड़ी हो, तुम यहाँ आ सकती हो, मैं तुम्हें अपनी पहली रखेले बनाऊंगा। दूसरों की कंपेयर में तुम्हारे पास एक खास जगह होगी। जाओ ने कड़ाई से जवाब दिया कि हम तुम्हारे पास नहीं आ रहे, हमारे फेरी सेट को निर्भर होने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। शाओ हजार जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि तुम क्यों मना कर रही हो, तुम्हें लगता है कि वो मोटा लड़का इंप्रेसिव है इसलिए तुम उसके प्रति लॉयल हो, पर अगर तुम इंतजार करोगी तो मैं कुछ ही समय में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तुम पहले ही देख सकती हो कि हमारी उम्र कितनी मिलती जुलती है। 5 साल में मैं कल्टीवेशन में उससे मीलों आगे निकल जाऊंगा। जब वो वक्त आएगा तो तुम्हारे पास मेरे पास आने का मौका भी नहीं होगा। अभी मैं तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा, शायद कल हो ही ना। लू रैंग ने मजाक उड़ाया और फुसफुसाया कि ये आदमी सच में पागल है। ये 3 गेम्स जीतता है और फिर लड़कियों के साथ ऐसे सौदेबाजी करने लगता है जैसे वो इनाम हो। ये खुद को समझता क्या है। किंग वैन ने मुंह बनाया और शाओ का सामना किया कि तुम्हें लड़कियों पर नहीं बल्कि खेल पर ध्यान देना चाहिए। अब तक तुमने सिर्फ 3 गेम्स तोड़े हैं, चौथा वाला कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसे किसी ने कभी हल नहीं किया है। पहले गेम को तोड़ो फिर हमसे बात करो। शाओ ने घमंड से जवाब दिया कि मैं इस गेम को अपनी आंखें बंद करके भी सुलझा सकता हूं और तुम दोनों के लिए भी। तुम्हें बाद में इसका पछतावा होगा जब तुम मेरे पास आओगी, तब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम देखोगी मैं सभी 9 गेम साफ कर दूंगा और अगर मैं फेल हुआ तो मैं खुद को शाओ कहलाना बंद कर दूंगा। आसपास के सब लोग सन रह गए। क्या उसने अभी कहा कि वो सभी 9 गेम साफ करने वाला है? वो सब जानते थे कि सभी 9 गेम्स को साफ करना लगभग नामुमकिन था। यह आदमी आखिर है कौन, अपने चेस स्किल्स को लेकर इतना कॉन्फिडेंट? अगर वो सच में ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो यंगर जनरेशन का नंबर 1 जीनियस होगा। तभी लेडी यांग ने हैरानी से देखा। लेडी यांग की मदद से शाओ ने आखिरकार चौथा गेम शुरू किया। उसने मन ही मन सोचा कि ये ऊपर उठने और अपनी कीमत साबित करने का उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही उसने गेम पूरा किया, भीड़ उत्साह से झूम उठी। अलायंस के मेंबर्स हैरानी में बड़बड़ाने लगे। किसी ने पहले कभी चौथा गेम साफ नहीं किया है और उसे देखो, उसने इसे इतनी आसानी से खत्म कर दिया। शायद वो दिखावा नहीं कर रहा था। ये आदमी शायद सच में एक सच्चा जीनियस है। दूसरे आपस में फुसफुसाए कि क्या तुमने सुना, जो कोई भी इन गेम्स को तोड़ेगा उसे एक लेजेंडरी इनहेरिटेंस मिलने वाली है, कुछ ऐसा जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने के लिए काफी ताकतवर होगा। और वो जैसा परफॉर्मिंग कर रहा है उसे देखकर लगता है कि शायद वो ही इसके लिए चुना गया है। सोचो वो कितना ताकतवर हो जाएगा अगर उसके पास बिना कुछ विरासत में मिले ही इतना हुनर है। एक आवाज ने हसरत से आ भरी कि काश हम लड़कियां होते तो हम उसके करीब रह सकते और एक शानदार फ्यूचर सिक्योर कर सकते। कुछ लड़कियां जियाओ के पास गईं और नखरे दिखाते हुए बात की। उनमें से एक ने कहा कि मिस्टर जियाओ, अगर आप बस एक और गेम तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आप जो चाहें हम वो करने को तैयार होंगे। आपको जो भी पसंद है हम पक्का करेंगे कि वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। हम वादा करते हैं कि हम आपको बेहद खुश करेंगे। दूसरी ने बीच में कहा कि हाँ मिस्टर जियाओ, अगर आप ये जीत जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपके लिए नहीं करेंगे और आप समझते हैं ना कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर जियाओ सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी आखिरकार उस सपने में बदल रही है जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी गरीबी में बिताई है, मेरी जिंदगी में एक लड़की तक नहीं थी, पर अब मैं बेशुमार दौलत, ताकत, आराम और लड़कियां पाने की कगार पर हूँ। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी कितनी कमाल होने वाली है। शुक्रिया लेडी यांग। फिर उन 2 लड़कियों की तरफ मुड़कर जिन्होंने उसे पहले ठुकरा दिया था, उसने ऐलान किया कि तुम दोनों सुनो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। उस मोटे को छोड़ो और मेरे पीछे आओ। तुम पहले से जानती हो कि अभी मेरे साथ रहने से तुम्हें किस तरह के फायदे मिलेंगे। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल शायद मुझसे आगे हो, पर कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। लू रैंग फ्रस्ट्रेशन में गुर्राया और भड़क गया कि मैंने बहुत से घटिया लोग देखे हैं पर तुमसे बुरा कोई नहीं। जब तुम्हारे पास ताकत नहीं थी तुम चुप रहे, और अब जब तुम्हारे पास थोड़ी ताकत आ गई है तुम एक बेवकूफ की तरह बर्ताव करने लगे हो। किसी भी लड़की को तुम जैसे इंसान के पास कभी नहीं जाना चाहिए। किंग लैन और जिया याओ आगे आए और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जा रहे। जियाओ ने मजाक उड़ाया और लू रैंग को ताना मारा कि तुम उन लड़कियों को रोक रहे हो, जिस पल तुम हटोगे वो दौड़ते हुए मेरे पास आएंगी। मैं तुम्हें एक ऐसा सौदा दे रहा हूँ जो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकता है। अगर तुम उन्हें मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें अपने निजी सहायकों में से एक बना लूंगा। तुम्हें मेरा नौकर भी नहीं बनना पड़ेगा, पर फिर भी तुम्हें सारे फायदे मिलेंगे। इतिहास तुम्हें महान हीरो शियाओ यू के वफादार कुत्ते के रूप में याद रखेगा। लोग बस मेरे साथ खड़े रहने के लिए तुम्हारी तारीफ करेंगे। लू रैंग ने अपनी आंखें घुमाई और पलटकर जवाब दिया कि तुम्हारे लिए मेरे पास इससे बेहतर सौदा है। तुम मेरे गांव आकर सुअर क्यों नहीं पालते? सच कहूं तो तुम्हारा चेहरा पहले ही एक सुअर जैसा दिखता है। तुम वहां बिल्कुल सही लगोगे और तुम्हें पता है सुअर पालन के कुछ असली फायदे हैं। तो बताओ जियाओ, क्या तुम दिलचस्प हो? जियाओ ने बेइज्जती महसूस करते हुए गुस्से में कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम्हें लगता है कि मॉडल होना तुम्हें कोई बड़ी चीज बनाता है? बस इंतजार करो, बहुत जल्द मैं पूरी विरासत पर दावा करूंगा और मेरी ताकत तुमसे मीलों आगे निकल जाएगी। तब देखेंगे कि किसके पास ज्यादा लोग हैं। मैंने तुम्हें मेरा नौकर बनने का मौका दिया था, पर अब कुत्ते भी तुम्हें नहीं पहचानेंगे।
तभी कई लड़कियों ने जियाओ को घेर लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने प्यार से कहा कि प्लीज गुस्सा मत होइए मिस्टर शाओ, वो आदमी बस एक मामूली किसान है, उसे पता भी नहीं है कि आप जैसे किसी इंसान से कैसे बात करनी चाहिए। हम सब बस आपके अगला गेम जीतने का इंतजार कर रही हैं। अगर आप जीतते हैं तो हम आपकी हो जाएंगी, तो प्लीज और वक्त बर्बाद मत कीजिए, वापस जाइए और गेम जीतिए। हम आपकी जीत के लिए रूट कर रही हैं। जाओ ने कुटिलता से मुस्कुराकर जवाब दिया कि चिंता मत करो, मैं बिना वक्त लगाए इस गेम को क्रैक कर लूंगा और सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। अब मैं 5वां गेम क्लियर करने जा रहा हूँ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत होगी। क्या तुम मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ होगी? ये कहकर जाओ अगला राउंड शुरू करने के लिए बैठ गया। हालांकि जैसे ही 5वां गेम शुरू हुआ वो स्ट्रगल करने लगा। उसने हताशा में पुकारा कि लेडी यांग प्लीज मेरी मदद कीजिए, अगर आपने नहीं की तो मैं थकान से यहीं बेहोश हो जाऊंगा। लेडी यांग ने, जो अब साफ तौर पर फ्रस्ट्रेटेड थी, जवाब दिया कि तुम बेवकूफ बच्चे, मैंने तुम्हें रेस्ट करने को कहा था, पर तुमने बस किसी लड़की के कहने की वजह से दूसरे गेम में कूदना चुना। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कितनी ड्रेन्ड हूँ? मैंने अपनी ज्यादातर एनर्जी पिछले गेम्स को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करने में खर्च कर दी है और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ऐसे नहीं, तुम्हें इस बार बैठने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। सच कहूँ तो अब मुझे चेस बोर्ड भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो अभी के लिए तुम अकेले हो। एक बार जब मैं अपनी एनर्जी रिकवर कर लूंगी तो मैं फिर से तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, जाओ ने पैनिक में चिल्लाया कि लेडी यांग रुकिए, आप जानती हैं कि मैं आपके बिना ये नहीं कर सकता। मुझे अभी मत छोड़िए, ये मेरे फ्यूचर और 100 कॉन्क्यूबाइंस के बारे में है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीछे मुड़कर जाओ ने अपने पीछे खड़ी लड़कियों से ऐलान किया कि उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो चाहे कुछ भी हो जाए, उनके लिए इस गेम को क्रैक कर देगा। उसे तारीफ के साथ घेरते हुए लड़कियों ने कहा कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। उन्हें यकीन था कि वो आसानी से इस गेम को भी वैसे ही क्रैक कर देगा जैसे उसने पिछले वाले क्लियर किए थे। उनमें से एक ने जोड़ा कि एक बार जब वो कामयाब हो जाएगा तो वो सब हमेशा के लिए उसकी हो जाएंगी। जाओ ने, जो अब और भी ज्यादा डिटरमिन्ड था, मन ही मन सोचा कि चाहे कुछ भी हो उसे जीतना ही होगा, भले ही लेडी यांग उसकी साइड नहीं है। उसे याद आया कि उन्होंने उससे क्या कहा था कि वो हीरो बनने के लिए बना है और सब जानते हैं कि एक सच्चा हीरो कभी नहीं हारता। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे बस शांत रहना है, ध्यान से सोचना है और सही चालें चलनी है। अगर वो थोड़ी देर और टिक सका तो शायद लेडी यांग उसकी मदद के लिए वापस आ जाए। उस उम्मीद के साथ उसने खेलना जारी रखा। लड़कियां चीयर करने लगी और बोली कि ब्रदर जाओ, हम जानते हैं कि आप जीतेंगे, आप दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट राइजिंग स्टार हैं। दूसरी लड़की ने एक सेडक्टिव स्माइल के साथ कहा कि ब्रदर जाओ, एक बार आप जीत जाएं तो मैं आपको अब तक की सबसे इनक्रेडिबल सर्विस दूंगी। उनकी बातें सुनकर जाओ ने गहराई से मोटिवेटेड महसूस किया। वो मुस्कुराया और जोर से सोचा कि अब उन्हें दिखाने का वक्त आ गया है कि वो असल में कितना अमेजिंग है। हालांकि टेंशन बढ़ने लगी जब उसके आसपास की लड़कियां अचानक बहस करने लगी। हर कोई दावा कर रही थी कि उसे जावू की पहली कॉन्क्यूबाइन होना चाहिए और दूसरों को पीछे हटने की धमकी देने लगी। लड़ाई जल्दी ही बढ़ गई और केओटिक हो गई। एग्जॉस्टेड होकर एक लड़की ने सांस ली कि जावू अभी बहुत पावरफुल है। इस पॉइंट पर हम बस उसकी फॉलोअर्स हैं, वही है जो हमारे फ्यूचर्स तय करेगा। आगे क्या होता है ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक के साथ हाइप करें ताकि नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।